हाँ देखिए, दूसरा जो हमारा क्लाज है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एडजेक्टिव क्लाज। ये क्या होता है? यह वाक्य में विशेषण वी कैन से एडजेक्टिव, यह वाक्य में विशेषण का कार्य करता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बतलाता है। इसका प्रारंभ हिंदी के ऐसे शब्द से होता है जिसका प्रारंभ ज अक्षर से होता है। ये रहा एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए दो चीज, पहला हमको रिलेटिव एडजेक्टिव और दूसरा रिलेटिव एडवर्ब। ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए हमें रिलेटिव एडजेक्टिव और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करना होता है। रिलेटिव एडवर्ब क्या है उसके बारे में समझ जाइए। रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत वाई आएगा, हुवेन आएगा, हुवेयर आएगा और हाउ आएगा। ये शब्द हैं रिलेटिव क्या? एडवर्ब हैं। रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत यही चार शब्द हैं, वाई, हुवेन, हुवेयर और हाउ। और रिलेटिव जो एडजेक्टिव है उसके अंतर्गत आने वाला जो शब्द हमारा है वह है हु, हुज, हुम, हुविच और क्या राइट। ऊपर जो चीजें लिखा गया है वह आपका रिलेटिव एडजेक्टिव है और नीचे जो है वह रिलेटिव एडवर्ब है, और इसी की मदद से आपको एडजेक्टिव क्लॉज क्या करना होता है? बनाना होता है। जैसे अगर हम कहते, अब इसको एग्जाम्पल को बारीकी समझेंगे आप ध्यान से। एग्जाम्पल एक मैं ले रहा हूं, मैं एक आदमी की मदद किया जो अंधा था। ध्यान से देखिए, जैसे नाउन क्लॉज की पहचान होती थी कि वाक्य में जहां से वाक्य का प्रारंभ क अक्षर वाले शब्द से होता है वह वाक्य आपका नाउन क्लॉज था, यानी वो पार्ट नाउन क्लॉज का होता था। इसमें क्या लिखा गया है कि यह वाक्य में विशेषण का कार्य करता है तथा अपने आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। देखिए, मैं एक आदमी की मदद किया जो अंधा था। ये जो शब्द हमारा जो है यह विशेष रूप से किसके लिए लगाया गया है? आदमी के लिए लगाया गया है। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो अंधा था, यही वाक्य हमारा जो है वह एडजेक्टिव क्लॉज है। इसका जब ट्रांसलेट आप बनाएंगे तो आपका ट्रांसलेट होगा आई हेल्प्ड ए मैन, और मैन के लिए हो। जो अंधा था यानी हु वाज क्या हो गया? ब्लाइंड। इसी तरह शीला एक पुस्तक खरीदी जो महंगी थी।
यह जो शब्द है यह पुस्तक के लिए लगाया गया है। इसका ट्रांसलेट करते हैं तो शीला बाट अ बुक, ठीक है ना। और ये चूंकि वस्तु है इसके लिए व्हिच का प्रयोग आप कर सकते हैं, यानी शीला बाट ए बुक व्हिच वाज क्या कास्ट। इसी तरीके से हम सब एक लड़के को देखे। हम सब एक लड़के को देखे जिसके माता पिता मर चुके थे। जिसके माता पिता मर चुके थे। हम सब एक लड़के को देखे जिसके माता पिता, इस जिसका का तात्पर्य लड़के से है। अनुवाद जब इसका बनाएंगे आप ये हो जाएगा वी सा ए बॉय। लेकिन यहाँ पर जिसके माता पिता, यहाँ पर प्रयोग आपको क्या करना होगा, हुज। फिर क्या लिखेंगे, पेरेंट्स हैड। इसी तरीके से एक लड़की मेरी मदद की जो धनी थी। ध्यान से देखें, इस जो शब्द का प्रयोग लड़की के लिए हुआ है। इसका जब आप अनुवाद बनाएंगे, ए गर्ल हु वाज रिच, एक लड़की जो धनी थी, क्या हेल्प्ड, क्या। अब यहाँ पर जरा सोचें आप कि हमने इसका अनुवाद ऐसे क्यों नहीं लिखा, ए गर्ल हेल्प्ड मी हु वाज रिच। आपके दिमाग में यही बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपको इस तरीके से अनुवाद बनाना नहीं है, क्योंकि क्लाज वाला यह शब्द जो है उस नाउन के पास आप लिखेंगे जिससे वह रिलेटेड होगा। जैसे देखिए, हर जगह देखिए, इस हु का संबंध मैन से है, सही जगह पर है। इस हुज का संबंध बॉयज से है, इसके जगह पर लिखा गया। बुक का संबंध विथ शब्द से है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो लिखा गया है हु शब्द, इसका संबंध क्या है, गर्ल से है। इस तरीके से आप इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे। इसलिए जो वाक्य इस तरीके से दिखाई दे, जो क्लास बनाता हो, तो इस वाक्य को पूरा आप उठाएंगे और पहले उस नाउन के साथ लिखेंगे, और उस नाउन से रिलेटेड जो वाक्य होगा उसको पीछे कर देंगे। अगर बात समझ में नहीं आई, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। कह दिया जाएगा, एक आदमी जो अंधा था सड़क पर टहल रहा था। ऐसा वाक्य कहा गया, ठीक है ना। अगर इस वाक्य को ऐसे कह दे हम कि एक आदमी सड़क पर टहल रहा था जो क्या था, अंधा था। ठीक है, ये दोनों वाक्य एक हैं। चाहे वाक्य हेत्र लिखा गया हो, चाहे वाक्य इस तरीके से लिखा हो, लेकिन दोनों का अनुवाद सेम बनेगा, एक ही होगा। अंतर का है कि यहाँ दरिये इक्लाज वाला शब्द यहाँ लिख दो अलग है, तो इसका अनुवाद अगर आप बनाएंगे ये हो जाएगा, ए मैन हु वाज ब्लाइंड। ए मैन हु वाज ब्लाइंड वाज वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक है, लेकिन इसका अगर अनुवाद बनाएंगे, अगर इसका अनुवाद ऐसे बना देंगे, ए मैन वाज वॉकिंग, ए मैन वाज क्या, वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड वाज ब्लाइंड। तो ये चीज क्या होगा बेटा,
गलत, सॉरी, हु वाज ब्लाइंड, हु वाज ब्लाइंड। अब आपको क्या करना है, उसी पे विचार करना है आपको। यानी क्लास बनाने वाले शब्द को हमें उस नाउन के पास लिखना है जिसके लिए हम उसको लगा रहे हैं। इसलिए वो आएगा तो अकेला नहीं आएगा, अपने संगमा जवन कुछ भी शब्द रहेगा उनको लेकर आएगा। तो इनके साथ में शब्द ये न पूरा है तो अंतर क्या होगा, इस चीज को इसकी जगह पर हमें क्या कर देना है, लिख देना है। यहाँ पर बना है ना, देखो, अगर खेने वाली चीज को इस जगह पे लिखेंगे तो यही वाक्य मिलेगा ना आपको। तो ये लिखने का तरीका क्या है, गलत। इसका राइट है ए मैन हु वाज ब्लाइंड, ए मैन हु वाज ब्लाइंड वाज वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक है, और समझिए, लिखेंगे इसको, एग्जाम्पलों को लिख रहे हैं। चलिए समय दे देते हैं 5 मिनट, जल्दी से कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन तीनों शब्दों में अंतर है क्लास बनाते समय, इनका मतभेद समझ लीजिए, कहाँ पर क्या करेंगे। जैसे कह दिया जाएगा, एक आदमी जिसकी दाढ़ी लंबी थी बूढ़ा था। ध्यान दीजिए, अब देखिए, एक आदमी जिसकी दाढ़ी लंबी थी बूढ़ा था, इसका तात्पर्य मुख्य रूप से व्यक्ति के दाढ़ी से है, ठीक है ना। तो इसका जब अनुवाद आप बनाएंगे, एक आदमी जिसकी दाढ़ी लंबी थी बूढ़ा था, तो इसका हो जाएगा ए मैन हुज बियर्ड वाज लॉन्ग, वाज क्या, इस तरीके से हो गया। तो अब इस हुज का तात्पर्य इस मैन से नहीं है, इसके बियर्ड से है, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे, वह एक लड़के की मदद की जो गरीब था। अब इसका तात्पर्य केवल लड़के से है। अनुवाद बनाते हैं, सी हेल्प्ड ए बॉय, ठीक है ना, हु वाज पुअर। समझ रहे बात। अब यहाँ पर इसे हु का तात्पर्य किससे है, बॉय से है। अब आइए हुम, मैं उस आदमी को नहीं देखा जिसे तुम यहाँ बुलाए थे। मैं उस आदमी को नहीं देखा, आई डिड नॉट सी द मैन। अब यहाँ पर जिसे का अंग्रेजी यहाँ पर जी सब को, यानी क्या होगा, होम। फिर उसके बाद यू हैड कॉल्ड, और यहाँ का अंग्रेजी क्या हो गया। अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसमें मतभेद कीजिए। कहता है, ईश्वर उसकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। यहाँ पर बताइए क्या लगेगा, इस जो की अंग्रेजी, हु, यहाँ पर हु लगेगा। जब अनुवाद बनाएंगे तो हो जाएगा, गॉड हेल्प्स हिम, हु हेल्प्स अदर। बात समझ में आया। एक लड़की रो रही थी जिसके माता पिता मर चुके थे।
जिसके का तात्पर्य माता पिता से हो गया। इसका अनुवाद बनाएंगे हम, ए गर्ल हुज पेरेंट्स, हुज पेरेंट्स, ठीक है ना। कहता है ए गर्ल हुज पेरेंट्स हैड डाइड, वाज क्या बीती। अंतर समझ में आया था ना, जिसके माता पिता। इसी तरह हो जाएगा, वह एक लड़की को सजा दिया, सजा दिया जिसको मैं नहीं जानता था। ध्यान दीजिए, वह एक लड़की को सजा दिया जिसको मैं नहीं जानता था। अब यहाँ पर जिसको का अंग्रेजी का लिखेंगे whom, इसका होगा ही पनिश्ड, ही पनिश्ड अगर, ठीक है ना। whom आई डिड नॉट, नो, कन्फ्यूजन दूर हुआ। हाँ, कहाँ पे हूँ, कहाँ पे हुज, कहाँ पे हूँ। ई जहाँ पर भी आएगा ये शब्द किसी नाउन से रिलेटेड होगा, लेकिन उस नाउन से विशेष रूप से नहीं, बल्कि उस नाउन से जुड़े हुए नाउन से होगा। जैसे जिसके माता पिता, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए, हाँ, जैसे है जिसके माता पिता मर चुके थे, तो मतलब वो माता पिता का संबंध जरूर लड़की से है, लेकिन वो शब्द किसके लिए लगाया जा रहा है, माता पिता के लिए लगाया जा रहा है, ठीक है ना। अब आ गया ये, हमने अब तक आपको रिलेटिव एडजेक्टिव पढ़ाया। अब रिलेटिव एडवर्ब पे चर्चा करते हैं, जिसका प्रयोग वाई, व्हेन। जैसे कह दिया जाएगा वाक्य, यह वही गांव है, यह वही गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। ध्यान से देखिए, यह वही पुस्तक है जो तुम मुझे कल दिए थे। यह वही जगह है जहाँ मैं पिछले वर्ष आया था। यह वही मकान है जो मेरे पिताजी मुझे क्या किए हैं, दिए थे। समझ में बात आया। इस तरीके का अर्थ यही वही, ठीक है। उसकी अंग्रेजी कुछ भी नहीं लिखी जाती है, उस नाउन के पहले ओनली द लगा देंगे, आर्टिकल बन जाएगा। देखिए, यह वही गांव है, इसका अनुवाद अगर आप बनाते हैं, इसका अनुवाद हो जाएगा दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज। ध्यान से देखें, इस वही की अंग्रेजी कुछ नहीं होगा, द लिख देंगे। जहां मैं पैदा हुआ था, स्थान है ये, तो कन्फर्म है कि जहां की अंग्रेजी वेयर आई वाज, वेयर आई वाज। यह वही पुस्तक है जो तुम मुझे कल दिए थे, इसका हो जाएगा दिस इज द बुक, दिस इज द बुक विच, या दैट, दोनों चल जाएगा। यू गेव मी, यू गेव मी यस्टरडे, यू गेव मी यस्टरडे। यह वही जगह है, प्लेस है, इसका मतलब अनुवाद इसका बनाएंगे, तो दिस इज द प्लेस वेयर आई हैड कम, वेयर आई हैड कम, क्या, द लास्ट ईयर, द लास्ट, ये पिछले बार समझ रहे हैं ना, पिछले बार बोला गया दिस इज द प्लेस वेयर आई हैड कम लास्ट ईयर। बैक ईयर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह वही मकान है जो मेरे पिताजी मुझे दिए थे, दिस इज द हाउस विच माई फादर
which my father had given me. Given me. यही कारण है कि उसे सजा हुई। ध्यान से देखें, अनुवाद जब बनाएंगे, दिस इज द व्हाई, इसका अनुवाद इस तरीके से बनता है, दिस इज द व्हाई, यही कारण है, दिस इज द व्हाई कि उसे सजा हुई, यानी दिस इज द व्हाई ही वाज क्या पनिश्ड। कह दिया जाएगा यही वह समय है जब तुम्हें पढ़ना चाहिए। ध्यान से देखें, यह वही समय है जब तुम्हें पढ़ना चाहिए। इसमें समय की चर्चा किया गया, इसका हो जाएगा दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड। क्या कोई दिक्कत है तो बोलिए। एडजेक्टिव क्लास भी समझ में बात आ गया, कर लीजिए।